हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरएएस मेन। आरएएस मेन का जो पेपर सेकंड है, उस पेपर सेकंड की इकाई थर्ड, पेपर सेकंड की इकाई थर्ड और इकाई थर्ड का जो भाग आ है, उस भाग आ में है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। तो आज हम यहाँ पे विश्व के भूगोल पे चर्चा करेंगे। और जो विश्व का भूगोल है, ये जो विश्व का भूगोल है, और इस विश्व के भूगोल में जो टॉपिक है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहला टॉपिक है पर्वत। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विश्व भूगोल में पर्वत। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्वत। तो पर्वत को समझने से पहले या पढ़ने से पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे, तो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक शब्द आता है उच्चावच। उच्चावच, ये जो उच्चावच शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है उच्च और एक शब्द होता है आवच। उच्च का मतलब होता है ऊंचा, और आवच का जो अर्थ होता है वो होता है नीचा। कहने का अर्थ ये है, उच्चावच का मतलब होता है कि ऊंचा या नीचे स्थलखंड। ऊंचा या नीचा स्थलखंड, यानी कि पृथ्वी पर स्थित ऊंचे नीचे स्थलखंडों को क्या कहते हैं? हम उच्चावच कहते हैं। ठीक है। उच्चावच का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर स्थित ऊंचे नीचे स्थलखंडों को उच्चावच कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो उच्चावच होते हैं, जैसे पृथ्वी के स्थलखंडों की बात करें, स्थलखंड कौन कौन से होते हैं? जैसे महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, और पर्वत, पठार, है ना, झील और मैदान, ये सब क्या हैं? उच्चावच होते हैं। क्या होते हैं ये सब उच्चावच होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर स्थित स्थलखंड हैं, और ये जो स्थलखंड हैं इनको सम्मिलित रूप से हम उच्चावच कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ये स्थित ऊंचे नीचे स्थल हैं। अब ये जो उच्चावच होते हैं इनको तीन भागों में बांटा जाता है। इन उच्चावचों को। तो पहला भाग होता है, वो होता है, उनको कहते हैं हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। दूसरा जो होता है उनको कहते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और जो तीसरा भाग होता है इसका, उसको हम कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो उच्चावचों को हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, एक द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और एक तृतीय श्रेणी के उच्चावच। हमने उच्चावच का अर्थ देखा है कि उच्चावच क्या होता है? पृथ्वी पर स्थित ऊंचे नीचे जो स्थलखंड होते हैं उनको हम उच्चावच कहते हैं। और उच्चावच जो होते हैं अपनी आकृति के और स्थिति के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। पहली श्रेणी के उच्चावच में दो चीज़ें आती हैं। कितनी? दो चीज़ आती हैं। एक तो आती है महाद्वीप और एक आता है इसमें महासागर। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में केवल दो ही चीज़ आती हैं, एक तो महाद्वीप और एक महासागर। जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं उनमें आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। इसमें ये तीन चीज़ आती हैं। और जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं उनमें आती हैं घाटियाँ, जो घाटियाँ होती हैं वो, और डेल्टा,
जैसे सुंदरवन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, तो डेल्टा, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। आइए हम थोड़ा सा एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं और उसके हिसाब से हम जानते हैं कि पर्वत, पठार और महाद्वीप, महासागर किस तरीके से ये उच्चावच होते हैं। ठीक, तो ये तो है हमारा स्थलखंड पूरा। ठीक है, और ये यहाँ पे बढ़ रहा है जल। इसको हम थोड़ा ऐसे बनाएं कि ठीक है, ये है। तो ये जो पूरा स्थल आपको दिख रहा है, ये पूरा वो पूरा, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा है महाद्वीप। ये क्या है? महाद्वीप। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे जल भरा है, महासागर। तो ये होते हैं आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो गए। अब चलते हैं आगे। ये है आपका पर्वत, यानी कि ये जो स्थलखंड होता है, स्थलखंड से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और जिसका जो शीर्ष होता है वो पिरामिड नुमा होता है, वो होता है पर्वत। अब पर्वत से जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से ये जो चीज़ आती है ऊबड़ खाबड़, ये होते हैं पठार। ठीक है, और ये एक प्लेन जो नज़र आती है आपको, ये होते हैं मैदान। और ये बीच में ये जो दबे हुए स्थल होते हैं, ये इनको कहते हैं हम घाटियाँ, घाटियाँ। ठीक है, और ये जो ऐसा स्थल होता है जहाँ पर पानी भी होता है और स्थल भी होता है, इन दोनों सम्मिलित रूप से इनको कहते हैं हम तटीय मैदान। और तटीय मैदानों के नज़दीक ही जो चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पर उथला हुआ भाग होता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा, उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो इस तरीके से इनकी बनावट होती है। अब ये स्थल रूप जो हमने देखे पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत, पठार, इनका निर्माण कैसे होता है, मतलब ये कौन से कारण हैं जिनके कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है स्थल स्वरूपों का निर्माण। ये जो स्थल स्वरूप हमने देखे है ना, स्थल स्वरूपों का, इनका जो निर्माण होता है, निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, हम एक साधारण प्रक्रिया देख रहे हैं यहाँ पे कि निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये जो स्थल रूप जितने भी सारे हमने देखे है ना, इनका जो निर्माण होता है वो होता है पृथ्वी की हलचलों के कारण। किनके कारण? पृथ्वी के अंदर कुछ तो हलचल पृथ्वी के अंदर होती हैं और कुछ हलचल होती हैं पृथ्वी के बाहर। ठीक है, तो इन स्थल स्वरूपों का जो निर्माण होता है वो होता है पृथ्वी पर लगने वाली या होने वाली हलचलों से। कुछ हलचल जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर होती हैं और कुछ हलचलें पृथ्वी के बाहर होती हैं। ठीक है, और इन्हीं हलचलों को कहा जाता है विज्ञान की भाषा में बल। पृथ्वी पर लगने वाले बलों के कारण जो बल अंदर लगते हैं उनको कहते हैं अंतर्जात बल। क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। और जो बल बाहर लगते हैं उनको हम कहते हैं बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, उनको कहते हैं बहिर्जात बल। अब ये जो अंतर्जात बल है, ये जो अंतर्जात बल वो होता है दो तरीके का अंतर्जात बल होता है। अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के अंदर, और हम जानते हैं कि ये हमारा स्थलखंड है, ये स्थलखंड है हमारा, और स्थलखंड के नीचे ये है प्लेटें स्थित हैं, इस तरीके से प्लेटें स्थित हैं, और प्लेटों के नीचे ये है आपका दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल है और ये तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था में, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। यहाँ पे प्लाज्मा यानी गाढ़ा रूप है। ठीक है, ये एक गाढ़ा पदार्थ होता है, यहाँ पे लावा होता है, ये मैग्मा होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी प्लेटें हैं, उसके ऊपर हमारे स्थलखंड स्थित है।
तो पहला जो अंतर्जात बल होता है वो होता है महादेशजनक। महादेशजनक, महादेशजनक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब ये प्लेटें इधर उधर खिसकती हैं, जब ये प्लेटों में हलचल होती है, तो इसी हलचल के कारण दो चीज़ें निर्मित होती हैं, एक तो महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागरों का जन्म हो जाता है, ठीक है। महाद्वीप और महासागरों का जन्म हो जाता है जब ये प्लेटें इधर उधर खिसकती हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लंबे समय तक। दूसरा जो बल होता है अंतर्जात बल, वो होता है पर्वत निर्माणकारी बल। यानी कि इन प्लेटों के खिसकने से पहली घटना तो ये होती है कि महाद्वीप और महासागर बन जाते हैं, और अन्य घटनाओं के कारण यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान भी निर्मित होते हैं इन्हीं घटनाओं के कारण, इन्हीं प्लेटों के इधर उधर खिसकने के कारण। तो इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? प्लेटों के खिसकने के कारण लग रहा है, प्लेटों की हलचलों के कारण लग रहा है। तो प्लेटों की हलचल जब होती है तो महादेश जनक यानी कि महाद्वीप और महासागर बनते हैं और पर्वत पठार मैदान बनते हैं। महाद्वीप और महासागर बनते हैं उनको एक शब्द में हम कहते हैं महादेश जनक बल, और जो पर्वत पठार मैदान बनते हैं उनको हम एक शब्द में कहते हैं पर्वत निर्माणक बल। अब ये जो बहिर्जात बल होते हैं, बहिर्जात बल होते हैं वो होते हैं तीन तरह के। एक तो बहिर्जात बल होता है अपक्षय, अपक्षय। और अपक्षय का जो अर्थ होता है, अपक्षय का अर्थ होता है कि पृथ्वी के ऊपर ये पर्वत स्थित हैं और ये पर्वत पठार जो होते हैं ये धीरे धीरे क्या है, टूटने फूटने लगते हैं, टूटने फूटने लगते हैं, ठीक है। यही टूटना फूटना जो होता है, यही टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, ठीक है। और दूसरा बल होता है अपर्दन, ठीक है। अपर्दन का अर्थ ये होता है कि जब ये पर्वत पठार टूटने फूटने लगते हैं और टूटने फूटने के बाद में ये कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि इनको हवा के द्वारा, ठीक है, नदी के द्वारा जब इनको बहाकर ले जाया जाता है और किसी दूसरे स्थान पर जब उनको पहुंचा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। और तीसरा जो बल होता है इसमें बहिर्जात बल में वो होता है सामूहिक स्थानांतरण बल। सामूहिक स्थानांतरण बल, सामूहिक स्थानांतरण बल का मतलब होता है कि मनुष्यों के द्वारा समय समय पर आपने देखा होगा जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाता है। गाय भैंस चराने वाले, बकरियाँ चराने वाले लोग घूमते रहते हैं, है ना। गाय भैंस चराने वाले, बकरियाँ चराने वाले लोग घूमते रहते हैं। तो ये सामूहिक रूप से उस पर जो बल लगता है उसके कारण भी ये जो आकृतियाँ होती हैं पृथ्वी पर उनका निर्माण हो जाता है। ये करोड़ों सालों का एक प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्थल स्वरूप होते हैं, स्थल स्वरूप के निर्माण में पृथ्वी की हलचलों का, पृथ्वी के अंदर हलचलें जो होती हैं, पृथ्वी के बाहर जो हलचलें होती हैं, उनके कारण उनका निर्माण होता है। ये जो हलचलें होती हैं अंदर होती हैं उनको अंतर्जात बल, और जो बाहर होते हैं उनको बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बलों के कारण दो चीज़ें बनती हैं, महाद्वीप और महासागर बनते हैं और पर्वत पठार मैदान बनते हैं प्लेटों के खिसकने से। जब महाद्वीप और महासागर बनते हैं तो इसको हम कह देते हैं महादेशजनक बल, और पर्वत पठार मैदान बनते हैं तो इसको हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद बहिर्जात यानी बाहर से जो बल लगता है, क्योंकि टूटेगा फूटेगा तो उस पर बाहर से बल लगेगा, बाहर से ही नदी हवा बाहर से उस पर बल लगाएगी, मनुष्य के ऊपर ही काम करेगा, है ना। तो उनको कहते हैं हम बहिर्जात बल। अब हम चलते हैं कि पर्वतों से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, इसके अलावा उन शब्दावलियों को हम समझेंगे, ठीक है। उन शब्दावलियों को समझेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट पर्वतों पर चलेंगे सर। तो पहली जो शब्दावली होती है हम यहाँ पे लिखेंगे पर्वतों से संबंधित शब्दावली। पर्वतों से संबंधित शब्दावली, पर्वतों से संबंधित शब्दावली। इस शब्दावली में सबसे पहले हम जो चीज़ लेंगे वो लेंगे आपका, एक होती है पहाड़ी। पहाड़ी किसे कहते हैं? तो ये तो है आपका स्थलखंड, ये है स्थलखंड। और स्थलखंड से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी जो सिरा होता है वो कैसा होता है? पिरामिड नुमा होता है। कैसा होता है?
पिरामिड नुमा होता है, नुकीला होता है, हम इसको नुकीला भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर तक होती है। तो हम पहाड़ी कहते हैं कि पृथ्वी या फिर स्थल खंड से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका ऊपरी सिरा तो नुकीला होता है या पिरामिड नुमा होता है, लेकिन जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है, वह कहलाती है पहाड़ी। कहने का मतलब ये है सिंपल से अर्थों में कि पहाड़ी वह होती है जिसकी ऊंचाई हमारी पृथ्वी से 300 मीटर तक होती है, ठीक है। 300 मीटर तक के ऊंचे उठे हुए भाग को हम पहाड़ी कहते हैं। अब पहाड़ी के बाद शब्द आता है पहाड़, ठीक है। यानी कि ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेके और 1000 मीटर तक होती है, उसको हम कहते हैं पहाड़, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 1000 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं? 1000 मीटर से ऊंचा उठा हुआ भाग 1000 मीटर से ऊंचा उठा हुआ भाग 1000 मीटर से ऊंचा उठा हुआ भाग। और ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसकी भी सेम यही कंडीशन होती है कि इसका जो सिरा होता है, ऊपरी जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, पिरामिड होता है, ठीक है। अब इसके आगे लेते हैं एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं पर्वत कटक। पर्वत कटक यानी कि हमने अभी देखा था पर्वत, ठीक है। ये पर्वत कटक कैसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी के स्थलखंड या स्थलखंड से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका ऊपरी सिरा तो नुकीला होता है, एक तरफ की ढाल होती है वो तीव्र होती है, लेकिन यह बहुत सकरा होता है। कैसा होता है? सकरा होता है, ठीक है। तो कटक जो होते हैं बहुत सकरे होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं, और भले ही उनका एक तरफ का जो ढाल है वो सामान्य होता है, लेकिन जो दूसरी तरफ का ढाल होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। तो ऐसे पर्वतों को हम कहते हैं कटक, यानी कि तीव्र ढाल वाले और सक्रिय जो पर्वत होते हैं उनको हम कहते हैं कटक। अब इसके बाद में एक शब्द आता है पर्वत कटक के बाद में, जिसको हम बोलते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणियों को हम ऐसे शब्द चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये है पर्वत, एक पर्वत है, ठीक है, ये दूसरा पर्वत है, ये तीसरा पर्वत है, ये चौथा पर्वत है, ये सभी पर्वत हैं। और इन पर्वतों का जो निर्माण है वो एक ही समय में हुआ है, और ये सभी एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। एक ही स्थान पर मतलब एक ही स्थल पर, एक ही क्षेत्र में। यानी कि जब बहुत सारे पर्वत या पर्वत कटक जिनका निर्माण एक समय में हुआ हो वो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे उनको? पर्वत श्रेणी। और जब यही पर्वत जो होते हैं वो अलग अलग समय में निर्मित हुए हों। कैसे? अलग अलग समय में निर्मित हुए हों। अलग अलग समय में जब इनका निर्माण होता है, लेकिन पाए जाते एक ही स्थान पर हैं, लेकिन एक ही स्थान पर पाए जाएं, तो इनको हम कहेंगे क्या? इनको हम कहेंगे पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी में अंतर नज़र आया। क्या होता है? पर्वत श्रेणी तो एक ही काल में बनी होती है और एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, जबकि पर्वत श्रृंखला अलग अलग समय काल में बनी होती हैं और एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे मान लो ये पर्वत बना है आर्कियन काल में, ये बना है आर्किल काल, ये प्री कैम्ब्रियन काल में, और ये प्री कैम्ब्रियन काल के बाद में बना है। तो ये अलग अलग काल में बने हैं और अलग अलग काल में बने, लेकिन भले ही एक ही जगह पर स्थित हैं, तो इनको हम कहेंगे पर्वत श्रृंखला। और ये सभी एक ही काल में बने हैं, मान लो आर्कियन काल में बने हैं, तो उनको हम कहेंगे पर्वत श्रेणी।
उसके बाद हम अगला देखते हैं। एक शब्द आता है आपका पर्वत तंत्र, यानी कि हमने देखा था कि पर्वत श्रेणी देखी थी, हमने पर्वत श्रेणी देखी थी और पर्वत श्रृंखला देखी थी। पर्वत श्रृंखला देखी थी। पर्वत श्रेणी क्या थी? पर्वत श्रेणी थी कि जो पर्वत थे, बहुत सारे पर्वत, यानी कि विभिन्न पर्वत जो एक ही समय में बने हों, जो एक ही समय में निर्मित हुए हैं और एक ही स्थान पर पाए गए हों और एक ही स्थान पर स्थित हों, तो इनको हम कहते थे क्या? पर्वत श्रेणी। लेकिन जब ये तो होगी एक पर्वत श्रेणी, और इसी प्रकार की कोई दूसरी पर्वत श्रेणी वहीं पर स्थित हो, दूसरी पर्वत श्रेणी स्थित हो, ये पर्वत श्रेणी है, इसको भी हम यही कहेंगे कि एक ही समय में निर्मित है, एक ही समय में और एक ही स्थान पर है पर्वत। यानी कि जब दो पर्वत श्रेणियाँ, एक पर्वत श्रेणी ये और एक पर्वत श्रेणी ये, जब दोनों हों, एक ही स्थान पर हों, एक ही स्थान पर पाएँ, जब पर्वत श्रेणी, जब हम कहें कि दो भिन्न भिन्न कालों में बनी हुई पर्वत श्रेणियाँ जब एक ही स्थान पर पाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्वत तंत्र। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत तंत्र। देखो, सबसे पहले हमने पर्वत देखा था, ठीक है। पर्वत जब एक ही काल के बने पर्वत जब एक ही जगह पर पाए जा रहे थे, तो उसको हम कह रहे थे पर्वत श्रेणी। और जब भिन्न भिन्न कालों में बने पर्वत एक ही स्थान पर मिल रहे थे, तो उसको हम कह रहे थे पर्वत श्रृंखला। और जब भिन्न भिन्न कालों में बनी हुई पर्वत श्रेणी एक ही स्थान पर पाई जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे पर्वत तंत्र। उसको क्या कहेंगे? पर्वत तंत्र। अब इसके बाद में एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं पर्वत समूह। पर्वत समूह। जब पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर स्थित हों, एक ही स्थान पर स्थित हों, एक ही स्थान पर स्थित हों, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहेंगे हम पर्वत समूह, ठीक है। इनको कहेंगे पर्वत समूह। और जब ऐसे पर्वत समूह बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं, बहुत बड़े आकार में पाए जाने वाले पर्वत समूह, तो बहुत बड़े आकार में पाए जाने वाले जो पर्वत समूह होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्डिलेरा। क्या कहेंगे? कार्डिलेरा। उनको हम कहेंगे कार्डिलेरा, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि पहले हमने देखा था पर्वत। पर्वत क्या होता है? यानी कि स्थलखंड से ऊंचा उठा हुआ भूभाग, जिसका जो सिरा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वो नुकीला होता है, या हम कहें पिरामिड नुमा होता है, उसको हम कहते हैं पर्वत, ठीक है। अब जब पर्वत एक ही, यानी कि बहुत सारे पर्वत जब एक ही स्थान पर पाए जाते हैं और एक ही काल में बने हों, तो हम कहेंगे उनको पर्वत श्रेणी। और जब भिन्न भिन्न कालों में बने पर्वत एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, तो उसको कहेंगे पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और जब भिन्न भिन्न कालों में बनी हुई पर्वत श्रेणियाँ एक ही जगह पर पाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं पर्वत तंत्र, ठीक है। और जब पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला एक ही जगह पर पाई जाती हैं, उसको कहते हैं पर्वत समूह। और ये पर्वत समूह जब उनका जो बड़ा रूप होता है, यानी कि बहुत सारे पर्वत श्रेणी, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ एक ही जगह पर जब देखने को मिलेंगी, तो उसको कहेंगे हम कार्डिलेरा। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम में जो रॉकी पर्वतमाला जो हम देखते हैं, तो रॉकी पर्वतमाला तो एक वहाँ पे पर्वतमाला है, लेकिन रॉकी पर्वतमाला के आसपास बहुत सारी वहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत समूह हैं। उन सभी को कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा, अमेरिकी पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। अब इसके बाद में पर्वत शिखर एक शब्द होता है, पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर तो आप नॉर्मल जानते हैं सब। पर्वत शिखर ये पर्वत होता है आपका,
और पर्वत का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पीक, यानी कि पर्वत का जो शिखर होता है, सबसे ऊंचा भाग होता है, इसको हम बोलते हैं पर्वत शिखर। दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे आपको केवल समझने की ज़रूरत है, केवल समझने की ज़रूरत है। और यहाँ से आप लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं इसके बाद में आपको PDF वाला जो वीडियो मैं इसके बाद में अपलोड कर देता हूँ इसका, है ना। तो आपको यहाँ पे केवल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। रिटर्न वर्क है जो आप उस PDF में से देख कर लिया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे है मैं विस्तार से समझाता हूँ और आप उनको उस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो आपको लिखने के लिए मैं जो है PDF उसके बाद में मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये हुई आपकी पर्वतों से संबंधित शब्दावली। तो इसके बाद में हम लेते हैं, अब चलते हैं पर्वत पे। इसके बाद में अब हम चलेंगे पर्वत पे। तो पर्वत की परिभाषा हमने देखी थी, परिभाषा हमने जानी थी पर्वत क्या होता है। और परिभाषा को अगर हम जानें तो ये होता है कि आसपास के सामान्य धरातल से, आसपास के सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग, ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसका ऊपरी सिरा नुकीला या पिरामिड नुमा होता है, या पिरामिड नुमा होता है। कैसा होता है? पिरामिड नुमा होता है, वह कहलाता है पर्वत। जैसे हमने देखा कि ये ऊंचा उठा हुआ भाग है पर्वत, ये इसको हम बोलेंगे पर्वत। ठीक है, इसका जो ऊपरी हिस्सा कैसा है? पिरामिड नुमा है। अब एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, और विद्वान का नाम है प्रोफेसर फिंच। प्रोफेसर फिंच, क्योंकि देखो RAS मेन में क्या होता है, RAS मेन में वहाँ पे शब्द आ जाएगा आपको लिखने के लिए, केवल 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आ जाएगा लिखा हुआ शब्द केवल पर्वत। पर्वत को परिभाषित कीजिए। अब आप पर्वत को परिभाषित करने के लिए 2 चीज़ें या 2 मेथड उपयोग में लेंगे। एक तो आप स्वयं की परिभाषा लिखेंगे वहाँ पे, और दूसरी परिभाषा जो किसी विद्वान ने दी है उस परिभाषा का हम वहाँ पे उपयोग करेंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो एक इफेक्टिव आंसर रहेगा। तो प्रोफेसर फिंच क्या कहते हैं? प्रोफेसर फिंच कहते हैं पर्वत को हम यहाँ पे लेंगे, पर्वत समुद्र तल से 600 मीटर, समुद्र तल से 600 मीटर या अधिक ऊंचे, या अधिक ऊंचे तथा 260 डिग्री से 350 डिग्री ढाल वाले होते हैं। प्रोफेसर फिंच क्या कहते हैं कि जो पर्वत होते हैं ना, वो पर्वत 600 मीटर या इससे अधिक ऊंचे होते हैं, साथ ही साथ उनका जो ढाल होता है वो 260 डिग्री से लेकर 350 डिग्री तक वाला होता है। ये प्रोफेसर फिंच ने परिभाषा दी है। इसके बाद में अब हम चलेंगे कि पर्वतों का वर्गीकरण देखेंगे। पर्वतों का वर्गीकरण कैसा है, किस आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पर्वत की हमने परिभाषा देख ली। पर्वत के, या तो हम पर्वत के यहाँ पे प्रकार लिख लें, या फिर हम पर्वत का वर्गीकरण लिख लें, वर्गीकरण। ठीक है, तो पर्वतों का जो वर्गीकरण है उनके निर्माण के आधार पर, ठीक है, और उनकी ऊंचाई के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, है ना, उनके काल के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। और इनके वर्गीकरण के आधार जो है मोटे तौर पर 3 हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर,
किस आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है आयु के आधार पर, आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें, उत्पत्ति के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो पहला वर्गीकरण लें वलित पर्वत, वलित पर्वत। ठीक है, दूसरा गुंबदाकार पर्वत, तीसरा संग्रहित पर्वत, चौथा ब्लॉक पर्वत, पांचवा अवशिष्ट पर्वत, और जो छठा है वो है मिश्रित पर्वत। मिश्रित पर्वत यानी कि पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो वलन की घटनाएं होती हैं उनके आधार पर उनसे जो पर्वत बनते हैं उनको कहते हैं वलित पर्वत। और जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, लेकिन क्या है, कई बार ज्वालामुखी निकलने की कोशिश करता है पृथ्वी तल से। इस तरीके से ये स्थलखंड है और इसके नीचे ये प्लेटें स्थित हैं, है ना, और यहाँ पे ये लावा है आपका, गर्म लावा। और गर्म लावा जब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता, कई बार निकल नहीं पाता, तो क्या होता है, इस स्थल को ये ऊंचा उठा देता है। यानी कि ये जो स्थिति इस तरीके से बन जाती है और ये प्लेटें इस तरीके से हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये लावा बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो पर्वत होते हैं ये गुंबदाकार पर्वत होते हैं। इसके बाद संग्रहित पर्वत आ जाते हैं, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और मिश्रित पर्वत आ जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर जो पर्वत होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। ऊंचाई के आधार पर जो पर्वत हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को पहला जो भाग है, सबसे वो तो अधिक ऊंचे पर्वत, अधिक ऊंचे पर्वत। दूसरा होता है साधारण ऊंचे पर्वत, साधारण ऊंचे पर्वत। तीसरा प्रकार होता है कम ऊंचे पर्वत, कम ऊंचे पर्वत। और चौथा यानी सब अधिक ऊंचे, साधारण ऊंचे, कम ऊंचे और निम्न ऊंचे पर्वत, निम्न ऊंचे पर्वत। और चौथा होता है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पहला है चरणीयन पर्वत, चरणीयन पर्वत। दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत। तीसरा है हर्शियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत। और जो चौथा है अल्पाइन पर्वत। और आरएस मेन में जो पिछली बार क्वेश्चन आया आपका, वो क्वेश्चन ये था। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था कि पृथ्वी के निर्माणकारी जो घटनाएं हुई हैं, पृथ्वी पर जो हलचल हुई हैं, उनके आधार पर पर्वतों के प्रकार और उनके नाम लिखिए, उनके उदाहरण लिखिए। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया आरएस मेन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आरएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली आते हैं। कई बार क्या है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, लेकिन जो आरएस में जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न होता है, वो हमेशा सिलेबस पर आधारित होता है। सिलेबस से बाहर आरपीएससी कोई भी चीज़ ना तो पूछने की कोशिश करती है, ना कभी वो पूछती है। ठीक है, तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ये था, ये जो 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई हैं, ये पहली घटना चरणीयन काल की, दूसरी कैलिडोनियन, चौथी हर्शियन और चौथी है अल्पाइन। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं हुई थी और इन्हीं का पूछा था कि घटनाओं के आधार पर जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का नाम लिखिए और उनके उदाहरण लिखिए। ठीक है, केवल सिंपल ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से हमने आज देखा, पर्वतों से संबंधित हमने कुछ शब्दावलियाँ पढ़ी और पर्वतों के हमने प्रकार जाने, और इन प्रकारों के आधार पर अब हम इनका विश्लेषण करेंगे। और कल से हम इनके जो प्रकार हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।